Everyone, welcome back to my YouTube channel. Now in this video we are going to cover another important literary terms. So let's get started. नेगेटिव कैपेबिलिटी की बात करें तो ये क्या होता है? अ क्वालिटी ऑफ अ राइटर टू रिमेन इन अनसर्टेनिटीज मिस्ट्रीज डाउट्स विदाउट सीकिंग लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, यानी किसी लेखक की वह क्षमता जिसमें वह रहस्य, संदेह और अनिश्चितता को बिना तर्कपूर्ण समाधान खोजे स्वीकार करता है। फॉर एग्जाम्पल, जॉन केट्स एडमायर्ड शेक्सपियर फॉर दिस क्वालिटी। तो यहाँ पे केट्स के अकॉर्डिंग देखें तो महान कवि जो होते हैं वो हर बात का तर्क नहीं खोजते हैं, बल्कि जो रहस्य होता है उसको स्वीकार करते हैं, और शेक्सपियर की रचनाओं में उनकी निजी जो सोच होती है वो नहीं दिखाई देती है। यही नेगेटिव कैपेबिलिटी है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की बात करें तो ये होता है एन ऑब्जेक्ट इमेज सिचुएशन दैट रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर इमोशन, यानी ऐसी वस्तु या स्थिति या प्रतीक जो किसी विशेष भावना को व्यक्त करे, उसे ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रोज ये शो करता है या इसका रिलेशन जो है लव से होता है। वेस्टलैंड को देखें तो यहाँ पे स्पिरिचुअल बैरननेस की बात कर रहा है। जब कवि किसी भावना को सीधे न कहकर किसी वस्तु के माध्यम से व्यक्त करता है तो वो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहलाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसी वस्तु या स्थिति या कोई सिंबल जो किसी विशेष भावना को व्यक्त करती है, वो किसी शब्द से जोड़ करके या किसी वस्तु से माध्यम से उसको कनेक्ट करके या कोरिलेट करके एक्सप्रेस करती है, उसी को ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कहते हैं। नाउ वी हैव ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? व्हेन अ राइटर कीप्स हिज पर्सनल लाइफ सेपरेट फ्रॉम हिज राइटिंग। जब लेखक अपनी निजी भावनाओं और जीवन को अपनी रचना से अलग रखता है, या ऐसी रचना जिसमें लेखक के व्यक्तिगत पसंद नापसंद दिखाई न दे, यानी उसका जो पर्सनल कोई लाइकनेस है या फिर जो उसका ये एक्सपीरियंस है, इमोशन है, वो ना दिखाई दे, उसे ही ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। नेक्स्ट, ओनोमोटोपैया। तो ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। ये होता है वर्ड्स दैट इमिटेट नेचुरल साउंड्स। वह शब्द जो किसी प्राकृतिक ध्वनि को नकल करता हो या साउंड प्रोड्यूस करता हो, किसी वस्तु का, किसी एनिमल का या बर्ड का जो साउंड प्रोड्यूस होता है, उसको ही ओनोमोटोपैया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फेयर ब्रीज ब्लू, द वाइट फोम फ्लू। यहाँ जो ब्लू है और जो फ्लू है, ये ध्वनि हवा की गति का आभास कराती हैं, इसलिए ये ओनोमोटोपोइया का एग्जाम्पल है। बात करें पोएटिक जस्टिस की तो ये क्या होता है? द गुड आर रिवॉर्डेड एंड विकेड आर पनिश्ड। पोएटिक जस्टिस में जो अच्छी चीज़ होती है उसको रिवॉर्ड किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है, और जो बुरी चीज़ होती है, विकेड होती है, उसको पनिश किया जाता है। यानी सज्जनों को पुरस्कार दिया जाता है और दूसरों को दंड मिलता है। कहानी के अंत में जो नैतिक संतुलन स्थापित होता है, इसे ही पोएटिक जस्टिस कहते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो ये क्या होता है? द प्रोस्पेक्टिव फ्रॉम विच अ स्टोरी इज टोल्ड, कि वह प्रोस्पेक्टिव जिसके जिसके थ्रू जो है स्टोरी कही गई है। फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें होता है आई मी माई, यानी जो पोएट या जो नरेटर होता है वो खुद वो इन्वॉल्व होता है उसमें, वो फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू कोई तीसरा जब वहाँ पे बताया जा रहा है, या नरेटर आउटसाइड द स्टोरी को बोलता है। ऑमनिशिएंट क्या होता है? जो सब कुछ जानता है। लिमिटेड ऑमनिशिएंट की बात करें तो केवल एक पात्र की भावनाएं जानता है। पन, या इसको हम कहते हैं पैरोनोमेसिया। पैरोनोमेसिया को ही पन कहा जाता है, और ये होता है प्ले ऑन वर्ड्स हैविंग डबल मीनिंग। ऐसे शब्द जो प्रयोग किए जाते हैं जिसमें एक शब्द के दो अर्थ हों। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेव मैन, इसी को सीरियस या डेड मैन भी बोला जाता है। एक ही शब्द से दो अर्थ निकलते हैं जिसको पन कहा जाता है। ऑक्सीमोरन की बात करें तो ये क्या होता है? टू अपोजिट वर्ड्स प्लेस टुगेदर। जब दो विरोधी शब्दों का साथ प्रयोग हो उसे ऑक्सीमोरन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेरिबल ब्यूटी। तो यहाँ पे टेरिबल जो है वो खतरनाक होता है, ब्यूटी सुंदर होता है, तो दोनों अपोजिट है एक दूसरे से, एंड एक साथ यूज करते हैं इसको। टेरिबल और ब्यूटी विपरीत अर्थ देते हैं, लेकिन ये ऑक्सीमोरन है।
पैराडॉक्स की बात करें तो ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है हिडन ट्रूथ के साथ। विरोधाभासी कथन जिसमें गहरा सत्य छिपा हो। फॉर एग्जाम्पल, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। यहाँ कठिनाइयाँ कड़वी होती हैं फिर भी उनसे सीख मिलती है, यही छुपा हुआ सत्य है। परसोना की बात करें तो द स्पीकर इन अ पोम, यानी कविता में बोलने वाला जो पात्र होता है उसी को परसोना कहते हैं। कविता में जो मैं बोल रहा है वो हमेशा कवि नहीं होता है, उसे परसोना कहते हैं। रोमांटिसिज्म की बात करें तो लिटरेरी मूवमेंट होता है जो एम्फेसिस डालता है इमेजिनेशन, नेचर एंड इंडिविजुअलिटी पे। ऐसा साहित्यिक आंदोलन जिसमें कल्पना, प्रकृति, प्रेम और व्यक्तिगत पर बल दिया जाता है। इसमें जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो होते हैं हाई इमेजिनेशन, लव ऑफ नेचर, इंडिविजुअलिज्म, सुपरनैचुरल। रोमांटिसिज्म तर्क की बजाय भावना और कल्पना को महत्व देना ही रोमांटिसिज्म की विशेषता है। राउंड कैरेक्टर की बात करें तो पिछली वीडियो में हमने फ्लैट कैरेक्टर को पढ़ा था, इसमें हम राउंड कैरेक्टर को देखेंगे। तो राउंड कैरेक्टर होते हैं कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर जो चेंज होते हैं स्टोरी के दौरान। ऐसा पात्र जो कहानी के दौरान बदलता रहता है, यानी मुख्य पात्र जो परिस्थितियों के अनुसार विकसित होता है उसे राउंड कैरेक्टर कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैकबेथ का जो कैरेक्टर है वो स्टार्टिंग में अच्छा होता है, बाद में वो चेंज हो जाता है, यानी वो बुरा बन जाता है। पर्सनिफिकेशन की बात करें तो ये फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें ह्यूमन की क्वालिटीज को नॉन लिविंग थिंग में दिया जाता है, यानी जो निर्जीव वस्तु है या फिर नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग चीज़ें हैं, उसको लिविंग मान लिया जाता है या उसकी क्वालिटी लिविंग वाली दी जाती है, उसे ही पर्सनिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वेसल्स पॉप्स हर सेल। जहाज को इंसान की तरह दर्शाया गया है, क्योंकि जो वेसल्स है, वेसल्स मीन्स होता है जहाज, और पप्स का मतलब होता है हवा देना या फुलाना, सेल मतलब पाल। तो उसने जो है पाल को फुला दिया यानी जहाज ने। तो यहाँ पे जो वेसल है वो नॉन लिविंग है यानी वस्तु है। तो जहाँ पे नॉन लिविंग को लिविंग की क्वालिटी दी जाती है उसे ही पर्सनिफिकेशन कहते हैं। प्लॉट की बात करें तो ये लॉजिकल अरेंजमेंट होता है इवेंट्स का, यानी घटनाओं का कारण या परिणाम के आधार पर जो क्रम चलता है। प्लॉट में घटनाएं केवल क्रम से नहीं बल्कि कारण परिणाम से जुड़ी होती हैं। स्पेंसेरियन स्टेंजा, अब स्टेंजा से भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम बात करें स्पेंसेरियन स्टेंजा की तो ये बेसिकली 9 लाइंस का होता है और इसमें राइमिंग पूछ लेता है। तो राइमिंग इसकी होती है ए बी बी सी सी, 9 लाइन में। 9 पंक्तियों का जो छंद होता है उसकी अंतिम पंक्ति जो होती है वो लंबी होती है। क्वाट्रेन की बात करें तो ये 4 लाइन का स्टेंजा होता है, 4 पंक्तियों वाला छंद। और बैलेट की बात करें तो ये भी 4 लाइन का होता है, बट इसका जो राइम स्कीम होता है ए बी सी बी, यानी लोकगीत शैली का छंद होता है। ओटावा रीमा की बात करें तो ये 8 लाइन का होता है जिसका राइमिंग होता है ए बी सी सी। राइम रॉयल की बात करें तो ये 7 लाइन का होता है और इसका राइमिंग जो पैटर्न है ए बी सी सी। टर्जा रीमा की बात करें तो ये 3 लाइन के स्टेंजा होता है और जिसमें जो राइमिंग पैटर्न है ये बी सी बी या सी डी सी चलता है। सॉलिलॉक्वी क्या होता है? कैरेक्टर स्पीक्स अलोन ऑन स्टेज, बेसिकली ड्रामा में यूज किया जाता है। तो सॉलिलॉक्वी जहाँ पे पात्र के मन की जो गहरी भावना होती है उसको दर्शाया जाता है, यानी स्टेज पे वो अपने आप बात करता है, तो उसी को सॉलिलॉक्वी कहते हैं। जैसे हेमलेट की एक फेमस सॉलिलॉक्वी है, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन हेमलेट ने बोला है। So that's all about from my side. Thanks for watching this video.